नमस्कार और द फनल इफेक्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक काफ़ी ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, रिएक्ट कंपोनेंट्स में स्टेट को सही तरीके से स्ट्रक्चर करना। हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ छोटी-छोटी गलतियाँ भी बाद में काफ़ी परेशान कर सकती हैं। बिल्कुल। तो हमने इसके लिए रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को देखा है, खास तौर पर चूजिंग द स्टेट स्ट्रक्चर वाले सेक्शन को। और हमारा मिशन या कहें कि मकसद ये समझना है कि स्टेट को कैसे बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइज करें ताकि कंपोनेंट्स को मॉडिफाई करना आसान हो, डीबग करना आसान हो। और बेवजह के बग्स से भी बचा जा सके, है ना? सही कहा। हम 5 मेन प्रिंसिपल्स पर बात करेंगे जो डॉक्यूमेंटेशन में दिए गए हैं। बिल्कुल, और ये प्रिंसिपल्स काफ़ी प्रैक्टिकल हैं। सच कहूं तो एक अच्छी तरह से स्ट्रक्चर्ड स्टेट पे कंपोनेंट पर काम करना एक एक्सपीरियंस को काफ़ी प्लेजेंट बना देता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर स्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो वो लगातार बग्स का सोर्स बन सकता है। हाँ, घंटों डिबोटिब में निकल जाते हैं कभी कभी। होता है। तो हमारे पास रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन से कुछ एक्सर्प्स हैं, गाइडलाइंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, इन्हीं पर हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पहले सिद्धांत से। पहला है संबंधित स्टेट को ग्रुप करें, मतलब ग्रुप रिलेटेड स्टेट। अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट वेरिएबल्स हैं जो हमेशा एक साथ ही अपडेट होते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन कहता है कि उन्हें एक सिंगल स्टेट वेरिएबल में, जैसे ऑब्जेक्ट या अरे में मर्ज करने का सोचें। हाँ, ये बहुत कॉमन सिनारियो है। जैसे उदाहरण दिया है मूविंग डॉट कंपोनेंट का, उसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को अलग अलग रखने के बजाय उन्हें एक पोजीशन ऑब्जेक्ट में रख लें, यूस्केट सेमीकोलन x 0 y 0 करके। हाँ, तो जब कर्सर मूव होता है तो x और y दोनों एक साथ सेट पोजीशन से अपडेट हो जाते हैं। बिल्कुल, इससे फायदा ये है कि स्टेट को सिंक में रखना ज्यादा आसान हो जाता है, कोड भी साफ लगता है। हाँ, लॉजिक सिंपलर हो जाता है। इंफॉर्मेशन एक साथ चेंज होते हैं तो उन्हें एक यूनिट की तरह ट्रीट करना लॉजिकल है। जैसे वो मूविंग डॉट वाले एग्जाम्पल में पॉइंट की पोजीशन अपने आप में एक सिंगल कॉन्सेप्ट है ना? हाँ, भले ही उसके 2 कोऑर्डिनेट्स हों। सही। तो उन्हें एक ऑब्जेक्ट में रखना उसी कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन हाँ, यहाँ एक जरूरी बात ध्यान रखने वाली है, एक पिटफॉल है। अच्छा, क्या? ऑब्जेक्ट स्टेट को अपडेट करते वक्त थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। रिएक्ट में स्टेट अपडेट करते समय आपको स्टेट सेटअप फंक्शन को एक नया ऑब्जेक्ट देना होता है। हाँ, इम्यूटेबिलिटी वाली बात। एग्जैक्टली। तो अगर आप सिर्फ एक प्रॉपर्टी अपडेट करना चाहते हैं, मान लीजिए सिर्फ x, तो आप सीधे सेट पोजीशन x 100 नहीं लिख सकते। ओह हाँ, क्योंकि इससे y हट जाएगा। बिल्कुल, आपको स्प्रेड सिंटैक्स डॉट का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट की बाकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लिसिटली कॉपी करना होगा। मतलब सेट पोजीशन डॉट पोजीशन x 100। गॉट इट। ये सुनिश्चित करता है कि सिर्फ चाही गई प्रॉपर्टी अपडेट हो, बाकी स्टेट वैसी ही रहे। सही। और ये पैटर्न ऑब्जेक्ट स्टेट के साथ हमेशा याद रखना चाहिए। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज अक्सर बिल्कुल अलग-अलग टाइम पर अपडेट होती हैं, तब शायद उन्हें अलग स्टेट वेरिएबल्स में रखना ही बेहतर हो। ये कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये था पहला सिद्धांत। अब आते हैं दूसरे पर। स्टेट में विरोधाभास से बचें। अवॉइड कॉन्ट्रडिक्शंस इन स्टेट। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि ऐसी स्टेट स्ट्रक्चर नहीं बनानी चाहिए जहां स्टेट के अलग-अलग हिस्से एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर सकें। डॉक्यूमेंटेशन का फीडबैक फॉर्म वाला उदाहरण याद है? जहां इस सेंडिंग और इस सेंट नाम के 2 बूलियन स्टेट वेरिएबल्स थे। हाँ, याद है। उसमें एक इम्पॉसिबल स्टेट बनने का खतरा था। ऐसी सिचुएशन जहां इस सेंडिंग और इस सेंट दोनों एक ही समय में ट्रू हो जाएं, जो लॉजिकली पॉसिबल नहीं होना चाहिए। फॉर्म या तो भेजा जा रहा है या भेजा जा चुका है, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली। और ये एक आम प्रॉब्लम है, खासकर जब कंपोनेंट थोड़े कॉम्प्लेक्स होने लगते हैं। सोचिए, अगर इस सेंडिंग और इस सेंट दोनों ट्रू हो गए तो यूआई क्या दिखाएगा? कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन से बग्स आते हैं। सही कहा। तो इसका बेहतर सोल्यूशन क्या है? डॉक्यूमेंटेशन में जो सुझाया गया है और जो काफी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस भी है, वो है एक सिंगल स्टेट वेरिएबल का इस्तेमाल करना। अच्छा, मतलब बुलियन की जगह स्ट्रिंग? हाँ, ये वेरिएबल कुछ प्री डिफाइंड स्ट्रिंग वैल्यूज ले सकता है, जैसे उस फॉर्म के लिए टाइपिंग, सेंडिंग या सेंट। ओके। इस अप्रोच से कंपोनेंट हमेशा एक ही वैलिड स्टेट में रहेगा। स्टेटस इक्वल टू सेंडिंग मतलब फॉर्म भेजा जा रहा है। स्टेटस इक्वल टू सेंट मतलब भेजा जा चुका है। स्टेटस इक्वल टू टाइपिंग इनिशियल स्टेट है। कॉन्ट्रडिक्शन की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। और ये ज्यादा डिस्क्रिप्टिव भी लगता है। बिल्कुल।
और कोड को रीडेबल बनाने के लिए आप चाहें तो रेंडरिंग लॉजिक में डिराइव्ड कॉन्स्टेंट्स बना सकते हैं। जैसे const is sending equals status equals sending और const is sent equals status equals sent। हाँ, ये कॉन्स्टेंट्स असल में स्टेट वेरिएबल्स नहीं है, तो इनके आउट ऑफ सिंक होने की चिंता भी नहीं रहती। ये बस कोड को पढ़ने में ज्यादा आसान बनाते हैं। सही है। वैसे देखा जाए तो ये काफी हद तक फाइनाइट स्टेट मशीन के कॉन्सेप्ट जैसा है। कंपोनेंट की कुछ लिमिटेड वेल डिफाइंड स्टेट्स होती है और वो एक समय में सिर्फ एक ही स्टेट में हो सकता है। इससे कंपोनेंट का बिहेवियर प्रिडिक्ट करना आसान हो जाता है। डेफिनेटली। ठीक है, तो स्टेटस वेरिएबल कॉन्ट्रडिक्शंस को खत्म कर देता है। गुड पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे सिद्धांत पर। रिडंडेंट स्टेट से बचें, अवॉइड रिडंडेंट स्टेट। ये भी काफी कॉमन है। सीधी सी बात है, अगर कोई इंफॉर्मेशन कंपोनेंट के प्रॉप्स या मौजूदा स्टेट वेरिएबल्स से रेंडरिंग के दौरान ही कैलकुलेट की जा सकती है, तो उसे अलग से स्टेट में रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्यों एक्स्ट्रा स्टेट मैनेज करें? उदाहरण के लिए एक फॉर्म कंपोनेंट जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फुल नेम ये तीनों स्टेट वेरिएबल्स हों। यहां साफ तौर पर फुल नेम रिडंडेंट है ना? हाँ, बिल्कुल। फुल नेम को स्टेट में रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे तो आप हमेशा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जोड़कर रेंडर के समय ही निकाल सकते हैं। जैसे कॉन्स्ट फुल नेम इक्वल्स फर्स्ट नेम प्लस स्पेस प्लस लास्ट नेम रेंडर फंक्शन के अंदर। एग्जैक्टली। इसे स्टेट से हटाने के कई फायदे हैं। एक तो स्टेट सिंपलर हो जाती है, कम चीजें ट्रैक करनी पड़ती है। और दूसरा आपको इनपुट चेंज हैंडलर्स में फुल नेम को मैनुअली अपडेट करने की फिक्र नहीं करनी पड़ती। हाँ, वरना हर बार फर्स्ट नेम या लास्ट नेम बदलने पर सेट फुल नेम भी कॉल करना पड़ता। बिल्कुल। अब जब भी सेट फर्स्ट नेम या सेट लास्ट नेम कॉल होता है, कंपोनेंट री-रेंडर होता है और फुल नेम वेरिएबल हर बार ताजे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वैल्यू से अपने आप कैलकुलेट हो जाता है। तो रूल ये है कि स्टेट सिर्फ उस इसेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए रखें जिसे रेंडर के दौरान कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। Precisely. State should hold the minimal representation of the data that needs to persist across renders. अच्छा, और इसी से जुड़ा एक और बहुत आम पैटर्न है, या कहें कि गलती, प्रॉप्स को स्टेट में मिरर करना। ये मैंने भी शुरू में कई बार किया है। हाँ, ये बहुत कॉमन ट्रैप है। मान लीजिए एक मैसेज कंपोनेंट है जो मैसेज कलर नाम का प्रॉप लेता है। अक्सर लोग ऐसा कोड लिख देते हैं, कॉन्स्ट कलर सेट कलर इक्वल्स टू यू स्टेट प्रॉप्स डॉट मैसेज कलर। यहां प्रॉब्लम यह है कि यू स्टेट का इनिशियल वैल्यू सिर्फ पहली बार कंपोनेंट रेंडर होने पर ही इस्तेमाल होता है, कंपोनेंट के माउंट होने पर बस एक बार। हाँ, तो अगर बाद में पेरेंट कंपोनेंट कोई अलग मैसेज कलर प्रॉप पास करता है तो ये कलर स्टेट वेरिएबल अपडेट नहीं होगा, क्योंकि यू स्टेट आई इनिशियल वैल्यू बाद के रेंडर्स में इग्नोर हो जाता है और फिर यूआई में गलत कलर दिखेगा प्रॉप की वैल्यू से अलग। एग्जैक्टली। स्टेट और प्रॉप आउट ऑफ सिंक हो जाते हैं। इसका सोल्यूशन ज्यादातर मामलों में बहुत सीधा है। क्या? प्रॉप को सीधे रेंडर लॉजिक में इस्तेमाल करें, कॉन्स्ट कलर इक्वल्स प्रॉप्स डॉट मैसेज कलर, या डिस्ट्रक्चर करके कॉन्स्ट मैसेज कलर इक्वल्स प्रॉप्स और फिर मैसेज कलर यूज करें। स्टेट बनाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, प्रॉप को स्टेट में मिरर करना सिर्फ तभी सेंस बनाता है जब आप जानबूझकर उस प्रॉप के बाद के अपडेट्स को इग्नोर करना चाहते हो। जैसे कोई इनिशियल वैल्यू सेट करनी हो जिसे यूजर बाद में बदल सके। हाँ, उस तरह के केसेस में और ऐसे खास मामलों में प्रॉप का नाम इनिशियल कलर या डिफॉल्ट कलर जैसा रखना एक अच्छी प्रैक्टिस है, ताकि कोड पढ़ने वाले को साफ पता चले कि सिर्फ इनिशियल वैल्यू ही इस्तेमाल हो रही है। बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। ये पॉइंट बहुत यूजफुल है प्रॉप्स और स्टेट के रिलेशनशिप को समझने के लिए। ओके, अब चौथे सिद्धांत पर चलते हैं। स्टेट में ड्यूप्लीकेशन से बचें, अवॉइड ड्यूप्लीकेशन इन स्टेट। मतलब जब एक ही डेटा कई स्टेट वेरिएबल्स में मौजूद हो या नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स के अंदर डुप्लीकेट हो रहा हो, तो उन्हें आपस में सिंक में रखना मुश्किल हो जाता है। हाँ, और गलतियां होने का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्यूमेंटेशन का वो ट्रैवल स्नैक मेन्यू कंपोनेंट का उदाहरण याद है? हाँ, स्नैक्स वाला। उसमें सिलेक्टेड आइटम नाम का स्टेट वेरिएबल था जिसमें पूरा का पूरा आइटम ऑब्जेक्ट स्टोर किया जा रहा था। टाइटल और आईडी दोनों। और ये ऑब्जेक्ट असल में आइटम्स हरे के अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट का ही डुप्लीकेशन था। से आइटम्स की लिस्ट भी स्टेट में थी और सिलेक्टेड आइटम का पूरा डेटा भी अलग से स्टेट में था। तो ये डुप्लीकेशन प्रॉब्लम कैसे बनता है? देखिए, डुप्लीकेशन तब असल में समस्या बनता है जब डेटा म्यूटेबल हो, यानी बदल सकता हो।
उस एग्जाम्पल में जब आप लिस्ट में किसी आइटम को एडिट करते हैं, इनपुट फील्ड में टाइटल बदलते हैं। हाँ, वो हैंडल आइटम चेंज फंक्शन से, तो आइटम्स एरे अपडेट होता है। लेकिन अगर आपने पहले उसी आइटम को सिलेक्ट किया हुआ था, अच्छा, तो सिलेक्टेड आइटम स्टेट वेरिएबल में अभी भी उस आइटम का पुराना वर्जन ही रहेगा, पुराना टाइटल। तो इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। एग्जैक्टली। नतीजा ये होता है कि इनपुट फील्ड तो अपडेटेड टाइटल दिखाएगा क्योंकि वो आइटम्स एरे से ले रहा है, लेकिन नीचे जो लेबल था यू पिक्ड, वो पुराना टाइटल ही दिखाता रहेगा क्योंकि वो सिलेक्टेड आइटम स्टेट से आ रहा है। समझ गया। डेटा दो जगह होने से गड़बड़ हो गई, सिंक टूट गया। तो फिर इसका सही तरीका क्या है? ड्यूप्लीकेशन से कैसे बचें? सोल्यूशन है ड्यूप्लीकेशन को हटाना। पूरे सिलेक्टेड आइटम ऑब्जेक्ट को स्टेट में रखने के बजाय सिर्फ सिलेक्टेड आइटम की आईडी, सिलेक्टेड आईडी को स्टेट में रखें। जस्ट द आईडी। हाँ, सिर्फ आईडी। फिर रेंडर के दौरान एक्चुअल सिलेक्टेड आइटम ऑब्जेक्ट को आइटम्स एरे में फाइंड मेथड का इस्तेमाल करके उस आईडी वाले आइटम को ढूंढ कर निकालें। कौन selected item is equals to items dot find item is equal to item dot id equals to selected id, ऐसा कुछ? बिल्कुल। इस तरह डेटा सिर्फ एक ही जगह रहता है आइटम्स एरे में, द सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। सिलेक्टेड आईडी स्टेट सिर्फ ये बताता है कि कौन सा आइटम करंटली सिलेक्टेड है। जब आइटम्स एरे अपडेट होता है और कंपोनेंट री-रेंडर होता है, तो फाइंड मेथड हमेशा अपडेटेड आइटम को ही ढूंढेगा। तो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। सही कहा। और ये प्रिंसिपल 3 अवॉइड रिडंडेंसी से भी जुड़ा है। हम सिर्फ एसेंशियल स्टेट सिलेक्टेड आईडी रख रहे हैं और डिराइव डेटा सिलेक्टेड आइटम को रेंडर में कैलकुलेट कर रहे हैं। मेक सेंस? यानी आईडी रखो, पूरा ऑब्जेक्ट नहीं। ये स्टेट को काफी सरल बना देता है। अच्छा, अब आते हैं पांचवें और आखिरी सिद्धांत पर। डीपली नेस्टेड स्टेट से बचें। अवॉइड डीपली नेस्टेड स्टेट। हाँ, ये भी अक्सर चैलेंज बन जाता है। स्टेट जो बहुत ज्यादा नेस्टेड होती है, मतलब ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स, एरेज के अंदर ऑब्जेक्ट्स, और ये चेन चलती रहे, उसे अपडेट करना काफी मुश्किल और कम्बर्सम हो सकता है। टीडीएस हो जाता है। वो ट्रैवल प्लान का उदाहरण याद है, जिसमें प्लैनेट्स थे, फिर कॉन्टिनेंट्स, फिर कंट्रीज, सब नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स और एरेज में थे। हाँ, ट्री लाइक स्ट्रक्चर था। अब सोचिए, अगर आपको किसी बहुत अंदरूनी आइटम जैसे किसी देश को डिलीट करना है, तो इम्यूटेबिलिटी बनाए रखने के लिए आपको उस पे पूरे पेरेंट चेन की कॉपीज बनानी पड़ेंगी। कंट्री को हटाना है तो कॉन्टिनेंट की कॉपी, कॉन्टिनेंट बदला तो प्लैनेट की कॉपी, प्लैनेट बदला तो रूट ऑब्जेक्ट की कॉपी। बाप रे, ये कोड को बहुत लंबा, वर्बोज और गलतियों की आशंका वाला, एरर प्रोन बना सकता है। मुझे याद है एक बार घंटों लग गए थे सिर्फ एक नेस्टेड एरे आइटम को सही से अपडेट करने में, इम्यूटेबिलिटी का ध्यान रखते हुए। बिल्कुल। इम्यूटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए नेस्टेड स्ट्रक्चर्स को अपडेट करना यकीनन कॉम्प्लेक्स हो सकता है। आपको हर लेवल पर ऑब्जेक्ट या एरे को स्प्रेड सिंटैक्स या मैप फिल्टर जैसे मेथड्स का इस्तेमाल करके कॉपी करना पड़ता है। हाँ, कोड पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। और वैसे देखा जाए तो डीपली नेस्टेड अपडेट्स परफॉर्मेंस पर भी असर डाल सकते हैं, क्योंकि आप शायद जरूरत से ज्यादा नए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे होते हैं। अच्छा, तो इसका सोल्यूशन क्या है अगर स्टेट नेचुरली नेस्टेड है तो? इसका एक इफेक्टिव सोल्यूशन है स्टेट को फ्लैट या नॉर्मलाइज्ड करना। ट्री जैसी स्ट्रक्चर के बजाय आप डेटा को कुछ हद तक डेटाबेस टेबल्स की तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। डेटाबेस टेबल्स जैसा मतलब कैसे? ट्रैवल प्लान वाले उदाहरण में आप एक मेन ऑब्जेक्ट रख सकते हैं जहां कीज होंगी प्लेस आईडीज और वैल्यूज होंगी उन प्लेसेस के ऑब्जेक्ट्स। ओके, आईडी टू ऑब्जेक्ट मैपिंग। हाँ, और हर प्लेस ऑब्जेक्ट में उसकी अपनी प्रॉपर्टीज जैसे टाइटल होंगी और साथ में उसके चिल्ड्रन की आईडीज का एक अरे, चाइल्ड आईडीज होगा, ना कि चिल्ड्रन के पूरे ऑब्जेक्ट्स। राइट। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट्स में नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स की जगह सिर्फ चाइल्ड आईडीज की लिस्ट होगी? एग्जैक्टली। इसे ऐसे सोचें जैसे आप एक फैमिली ट्री को एक लिस्ट में बदल रहे हैं। हर पर्सन की अपनी एंट्री है और उसमें लिखा है कि उनके चिल्ड्रन कौन है, सिर्फ उनकी आईडीज, न कि चिल्ड्रन की पूरी डिटेल्स उसी एंट्री में डाल दी जाए। तो ये स्ट्रक्चर दिखने में कैसा होगा, एक अंदाजा दे सकती हैं? हाँ, ये कुछ ऐसा दिख सकता है जैसे डॉक्यूमेंटेशन में दिखाया था। एक टॉप लेवल ऑब्जेक्ट होगा जावास्क्रिप्ट 0.0 ID 0 title root child IDs 1 42 46 root node 1 ID 1 title earth child IDs 2 10 19 26 34 planet 2 ID 2 title Africa child IDs 3 4 5 continent 3
ID3 टाइटल नाइजीरिया, चाइल्ड IDs 3 और इसी तरह सारे प्लेसेस ID से मैप्ड होंगे। ओके, समझ गया। ये नॉर्मलाइज्ड स्ट्रक्चर है। हाँ, अब मान लीजिए आपको नाइजीरिया को डिलीट करना है, तो आपको सिर्फ 2 लेवल्स पर स्टेट अपडेट करनी होगी। 2 लेवल्स कैसे? पहला, पेरेंट प्लेस अफ्रीका ID2 के ऑब्जेक्ट को अपडेट करें ताकि उसकी चाइल्ड IDs एरे से ID3 हट जाए। दूसरा, मेन टेबल ऑब्जेक्ट यानी हमारा टॉप लेवल स्टेट ऑब्जेक्ट को अपडेट करें ताकि उसमें अपडेटेड अफ्रीका ऑब्जेक्ट ID2 वाला शामिल हो। अच्छा, आप चाहें तो मेमोरी यूसेज ऑप्टिमाइज करने के लिए डिलीटेड प्लेस ID3 और उसके सारे डिसेंडेंट्स को टेबल से हटा भी सकते हैं, लेकिन अपडेट का लॉजिक ज्यादातर बस पेरेंट के चाइल्ड IDs और मेन टेबल में पेरेंट को अपडेट करने तक सीमित रहेगा। तो नेस्टेड अपडेट्स की कॉम्प्लेक्सिटी काफी कम हो गई। हाँ, अपडेट प्रोसेस काफी सरल हो जाता है, आपको डीप नेस्टिंग में घुसकर कॉपीज नहीं बनानी पड़ती। और लाइब्रेरीज जैसे एमर इसमें मदद कर सकती हैं। हाँ, एमर जैसी लाइब्रेरीज नेस्टेड इम्यूटेबल अपडेट्स को लिखने में मदद करती हैं, कोड को और छोटा और पढ़ने में आसान बनाकर। बॉयलर प्लेट कम हो जाता है, पर अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट यही रहता है, स्टेट को फ्लैट रखना अपडेट करना आसान बनाता है। गॉट इट। तो ये थे 5 सिद्धांत, संक्षेप में कहें तो। रीकैप कर लेते हैं। पहला, रिलेटेड स्टेट को ग्रुप करें। दूसरा, स्टेट में विरोधाभास से बचें। स्टेटस वेरिएबल यूज करें। तीसरा, रिडंडेंट स्टेट से बचें। प्रॉप्स को खामखा स्टेट में मिरर न करें। कैलकुलेट डिराइव डेटा ड्यूरिंग रेंडर। चौथा, स्टेट में डुप्लीकेशन से बचें। ID स्टोर करें, पूरा ऑब्जेक्ट नहीं, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। और पांचवा, डीपली नेस्टेड स्टेट से बचें। जरूरत पड़ने पर स्टेट को फ्लैट या नॉर्मलाइज करें। बिल्कुल, और ये पांचों सिद्धांत असल में एक ही बड़े गोल की तरफ पॉइंट करते हैं, स्टेट को प्रिडिक्टेबल, मेंटेनेबल और बग से फ्री रखना, ताकि हमारा डेवलपर लाइफ आसान हो। हाँ, चाहे वो ग्रुपिंग हो, कॉन्ट्रडिक्शंस हटाना हो, रिडंडेंसी कम करना हो, डुप्लीकेशन हटाना हो या नेस्टिंग से बचना हो, मकसद हमेशा क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी ही है, ताकि एप्लीकेशन ज्यादा रोबस्ट बने। जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टीन के हवाले से कहा गया है, हालांकि शायद उन्होंने रिएक्ट स्टेट मैनेजमेंट के बारे में नहीं कहा था, एवरीथिंग शुड बी मेड एज सिंपल एज पॉसिबल बट नॉट सिंपलर। हाँ, बिल्कुल सटीक बैठता है आप। यानी अपनी स्टेट को उतना ही सरल बनाएं जितना संभव हो, लेकिन उससे ज्यादा सरल भी नहीं कि जरूरी कॉम्प्लेक्सिटी ही खो जाए। सही संतुलन जरूरी है। अच्छा, तो जाते जाते यहाँ एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। क्या कभी ऐसी स्थिति हो सकती है जहां जानबूझकर इन सिद्धांतों को थोड़ा तोड़ना, जैसे थोड़ी रिडंडेंसी या नेस्टिंग रखना, फायदेमंद हो? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। शायद किसी खास परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए, या किसी बहुत कॉम्प्लेक्स टेम्पररी UI स्टेट को हैंडल करने के लिए जहां नॉर्मलाइजेशन का ओवरहेड ज्यादा लग रहा हो। शायद कुछ एज केसेस हो सकते हैं जहां स्ट्रिक्ट अडियरेंस से ज्यादा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बेहतर हो। ये सोचने वाली बात है कि ये सिद्धांत एब्सोल्यूट रूल्स है या फ्लेक्सिबल गाइडलाइंस। बिल्कुल, इस पर सोचा जा सकता है। द फनल इफेक्ट देखने के लिए धन्यवाद।